Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 10 देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 देख चुके हैं पार्ट 1 एंड 2 में। ओके, तो कल आप लोग का पेपर है तो एक तरह ही आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ नहीं प्रिपेयर करा और आप सिर्फ ये वीडियो देखोगे तो भी एक रिवीजन टाइप हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि लिखना क्या है पेपर में। ओके, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सारे पीडीएफ जो हैं वो सारे पीडीएफ पेड रहेंगे, कोई भी पीडीएफ फ्री नहीं है। लेकिन अमाउंट जो मैंने रखा है वो बहुत ही बेसिक मिनिमम अमाउंट रखा है, बिकॉज आई नो आप लोग सारे स्टूडेंट्स हो, तो उस हिसाब से ही मैंने अमाउंट रखा है। ऑलराइट, बाकी अब हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में चीजें पढ़ी हैं मैं वो फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इससे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है अननेसेसरी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन 7 आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करती हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। आपसे बेसिकली पूछा गया है कि सेंटर और स्टेट इन दोनों का क्या रोल है। जब कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी ऐसा अनइवेंटफुल कुछ होता है, तो ये लोग क्या क्या करते हैं। हमें बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। हमें ये पता है कि इंडिया एक डिजास्टर प्रोन कंट्री है। हमारे यहाँ पे फ्लड्स, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये सब बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत होती है, और इसी पर्पस के लिए इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को पास करा था। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो मैंने ये पढ़ाया है। ओके, ये मत सोचना कि अगर मैं क्वेश्चन 1 टू 10 करवा रही हूँ या मैं अगर ये पीडीएफ दे रही हूँ तो मैम इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही है, इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 ऐसी नई चीजें हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। ओके, तो अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन में ही कम से कम आपके 25-30 चीजें जो है कवर हो रही हैं, और इससे आपका 70% सिलेबस कवर हो जाता है। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखो। बाकी अब हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या था। ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ है, और इस एक्ट ने डिजास्टर मैनेजमेंट को सिर्फ रिलीफ देने वाले अप्रोच से निकालकर, यानी कि पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था ना उसमें सिर्फ ये था कि हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन इस एक्ट के थ्रू हमें ये चीज मिलती है कि अब हम लोग प्रिवेंशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्डनेस रखने के लिए, रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, इन सब चीजों पे फोकस करा जाता है, ठीक है। यानी कि हम पहले से अपने आप को तैयार रखने के लिए भी इसमें डाला गया है सब कुछ, ठीक है। अगर हम इसके कुछ मेन फीचर्स वगैरह देखें, यहाँ पे दे रखे हैं, तो देखो इस एक्ट ने स्टैब्लिश किया था एनडीएमए, एसडीएमए हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, डीडीएमए, एनडीआरएफ, यानी पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क जो है वो इसी एक्ट पर बेस्ड है। ओके, अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट को लीड करती है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अब इनका रोल क्या है हम वो देखते हैं। सबसे पहले आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, एनडीएमए ये एपेक्स बॉडी है, एपेक्स यानी कि मेन बॉडी, सेंट्रल बॉडी। ओके, इंडिया की सबसे हाईएस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये। इसमें होता क्या क्या है, एक तो ये चेयरपर्सन होते हैं इसके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, चेयरपर्सन जो सबसे बड़े हेड है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ऐसे की कॉम्पोजिशन बताओ एनडीएमए की, तो इसमें से अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, साथ ही साथ इसमें मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे होते हैं। ओके, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, नेशनल पॉलिसीज वगैरह बनाना, ठीक है, गाइडलाइंस इश्यू करना, साथ ही साथ नेशनल प्लान को अप्रूव करना, हर एक अलग अलग टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम ये लोग कंडक्ट करवाते हैं ताकि लोग रेडी रहें। ओके, नेक्स्ट आ जाती है आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, एनईसी। इसको एनडीएमए का एग्जीक्यूटिव आर्म कहा जाता है, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एनडीएमए जो है वो प्लानिंग करती है चीजों की, और एनईसी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। ओके, इसके फंक्शंस भी यही होते हैं कि ये इम्प्लीमेंट करेगी पॉलिसी जो वो निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन करेगी, मॉनिटर करेगी कि पॉलिसी वर्क कर रही है कि नहीं, और नेशनल प्लान प्रिपेयर करेगी आगे जाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो एनडीएमए वो पॉलिसी बनाता है, और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है वो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है। ओके,
फिर आता है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ हम सबको पता ही है कि एक स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। ये लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, यानी कि जब कुछ हो जाता है इवेंट तो लोगों को बचाना, घर वर उनके वापस करना, उनको रिलीफ पहुंचाना, फूड, मेडिसिन, वाटर, ये सब, ठीक है। सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सब इनके अंडर होता है। ओके, तो ये याद रखेंगे आप। इसके बाद आपका आता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड। ओके, देखो ये इससे कंफ्यूज मत होना, एनडीआरएफ फोर्स है एक और एक एनडीआरएफ फंड है, ठीक है। जो ये फंड है इसका पर्पस होता है कि सीवियर डिजास्टर के टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, यानी कि पैसे, फाइनेंशियली। ओके, वेरी इजी। अब हम आते हैं रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। सबसे पहले एसडीएम में आता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इनका कॉम्पोजिशन जो है ये चेयर्ड होती है चीफ मिनिस्टर से, जो भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा। ओके, इनका काम होता है स्टेट के लिए पॉलिसीज बनाना और प्लान वगैरह को अप्रूव करना, ठीक है। कैपेसिटी बनाना, सेम जो आपके सेंट्रल की थी वो ये स्टेट लेवल पे करते हैं। ऐसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का देखो सेम काम है जो एनईसी का था। फिर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड वही हो गया जो हमने पढ़ा है अभी ऊपर, फंड वाला जो हमने नेशनल एनडीआरएफ पढ़ा, अब हम एसडीआरएफ। तो ये सेम चीजें, इसमें सेम इनके काम रहेंगे। ओके, फिर आता है रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए। इस पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। डीडीएमए, इनका जो चेयरपर्सन होते हैं ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। याद रखोगे डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेंट्रल हुआ, फिर स्टेट हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट हुआ, सेम समझ आ गई चीज, ठीक है। इसका भी देखो सारा कुछ फंक्शंस वगैरह सेम ही रहते हैं, पॉलिसी बनाना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना, अवेयरनेस वगैरह करना, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे ये लोग करते हैं प्रिपेयर्डनेस, यानी कि प्रिपेयर करना चीजों के लिए, रिस्पॉन्स करना अगर कुछ हो जाए, रिलीफ पहुंचाना, बाद में अर्थक्वेक या कोई भी नेचुरल डिजास्टर के बाद रिहेबिलिटेट कराना लोगों को, घर वगैरह वो सब। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग वही है कि लोगों को ट्रेन करना, ऐसे लोग रेडी करना जो ग्राउंड पे काम कर सके उस टाइम पे। ओके, कंक्लूजन में आप तीनों को कंक्लूड करके लिख दोगे। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन था। जितनी बार मैंने पिछले वीडियोस में बताया, जितनी बार आप लोग ये पीडीएफ लेकर पढ़ोगे उतना ही आप लोग बेटर रिमेंबर कर पाओगे चीजें। ओके, तो जितनी बार या तो वीडियो देख लो, देखो 2 से 4 बार वीडियो देख लो, या फिर आप लोग ये पीडीएफ परचेज कर पीडीएफ को देख लो, और पीडीएफ से पढ़ोगे जितनी बार उतना आपको बेटर याद रहेगा पेपर के लिए कल। ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी देखो हमने पढ़ी, हमने सेंट्रल लेवल पढ़ी, स्टेट पढ़ी, डिस्ट्रिक्ट पढ़ी, अब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इजी। देखो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि जब डिजास्टर आता है तो सबसे पहले हेल्प कौन करता है। अभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो, अभी दिल्ली का जो फायर इंसिडेंट हुआ वो एक इंडस्ट्रियल हजार्ड था, नेचुरल डिजास्टर में काउंट होगा, मैनमेड डिजास्टर में काउंट होगा वो, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, उसमें यही हुआ कि लोगों ने पहले हेल्प करी, वो मैट्रेस वगैरह लगाकर सब कुछ। तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे कौन काम करते हैं, नेबर्स, फैमिली मेंबर्स, लोकल कम्युनिटी, और यही आती है आपकी कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली जो है लोकल कम्युनिटी खुद डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। ये लोग रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है सब कुछ। ऑलराइट, वेरी इजी, इसमें कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। सबसे पहली बात कि डिजास्टर के तुरंत बाद गवर्नमेंट एजेंसी को पहुंचने में टाइम लगता है, तो इमीडिएट हेल्प के लिए ये लोग होते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ लोकल नॉलेज, इन्हें आसपास का रास्ता पता होता है कहाँ क्या था, कौन से लोग थे, तो ये लोगों को ज्यादा नॉलेज होती है। फास्टर एंड मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ये मैंने बता ही दिया कि देखो अगर कम्युनिटी ट्रेन्ड है ना तो वो लोग कैजुअलिटीज वगैरह पे वर्क कर सकते हैं, उन्हें पता होगा अच्छा ये बिल्डिंग गिरी है तो इस फैमिली के इतने मेंबर यहाँ होने चाहिए, तो ये सब, ठीक है। और कम्युनिटी रेजिलियंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर आप यूनिटी रखोगे, सारे साथ में काम करेंगे, तो आप और स्ट्रांगली काम कर पाओगे। ओके, इसके की प्रिंसिपल्स देखें कुछ, इसके 4 प्रिंसिपल है मेन। पहला आ जाता है पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लोकल ओनरशिप, यानी कि अगर कम्युनिटी को ओनरशिप फील होगी तो इम्प्लीमेंटेशन इसका बेटर होगा। ऑलराइट, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, वही सेम चीजें जो हमने पिछले क्वेश्चंस में इतनी बार पढ़ी हैं, ठीक है, वही सेम आपको लिखनी है। अब अगर हम बात करें तो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट अक्रॉस डिफरेंट फेजेस, यानी कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो क्या क्या फेजेस होते हैं।
डिजास्टर आने से पहले का फेज होएगा एक तो प्री डिजास्टर फेज। इसमें वो लोग रिस्क जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या एरिया डेंजर जोन में है और क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम लोगों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं। ये तो हो गया प्री डिजास्टर। फिर आता है ड्यूरिंग डिजास्टर फेज, यानी कि जब डिजास्टर चल रहा हो तो ये लोग सर्च एंड रेस्क्यू में हेल्प करते हैं, लोगों को सेफ प्लेस ले जाने में, मेडिकल सपोर्ट देने में और इंफॉर्मेशन वगैरह वार्निंग वगैरह स्प्रेड करने में। ओके। फिर आता है पोस्ट डिजास्टर फेज, यानी कि डिजास्टर के बाद वाला फेज हो गया ये। इसमें डैमेज असेसमेंट होता है कि कितना नुकसान हुआ है, कौन से घर वगैरह वापस बनाने पड़ेंगे, इनकम के सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, ये सब, ठीक है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ें, यानी कि क्या क्या लोग इसमें शामिल होते हैं, प्लीज ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। कंपोनेंट्स पे सबसे पहले आ जाता है कम्युनिटी डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है इसमें, ठीक है। लोकल कम्युनिटी वाले लोग ही होते हैं, इनका काम होता है प्रिपेयर करना, रिस्पॉन्स और रिकवरी, ठीक है। लोकल डिजास्टर मतलब आसपास के लोग हैं इसमें सारे। फिर आता है लोकल रिस्क मैपिंग, कम्युनिटी वाले आपस में मिलकर एक मैप बनाते हैं, वो देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे एरिया में जहाँ पे ज्यादा नुकसान हो सकता है, जहाँ पे रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, यानी कि ऑलरेडी पुअर हैं और अगर डिजास्टर आया तो वो और बिलो पावर्टी लाइन चले जाएंगे, ठीक है। विलेज लेवल डिजास्टर प्लान्स होते हैं, यानी कि इसमें इवैक्यूएशन रूट्स होते हैं कि बाई चांस कुछ हुआ तो कौन सी रोड्स वगैरह ट्रैवल के लिए यूज होंगी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे, ये सब, ठीक है। फिर आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, आपको और अच्छे से प्रिपेयर करा जाता है, ठीक है। एनजीओ का भी बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि वो लोग हमें अवेयरनेस देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और रिकवरी में हेल्प करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ लोकल बॉडीज, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज भी अपने लेवल पे काम करती हैं, विलेज में प्लान वगैरह इंप्लीमेंट करती हैं, वार्निंग्स देती हैं लोगों को और रिलीफ एक्टिविटीज पे काम करती हैं। देखो इन चीजों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर आप लोगों को समझनी है ना, पंजाब फ्लड्स आए थे पिछले साल, जितना स्टेट या फिर सेंट्रल ने काम नहीं करा था उससे ज्यादा लोकल कम्युनिटी ने हेल्प करा था, है ना। तो वही लोकल कम्युनिटी ने ग्राउंड वर्क भी करा था, रिलीफ भी प्रोवाइड करा था, तो वो सब आप इसमें लिख सकते हो। इसमें इन्होंने ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एग्जाम्पल दे रखा है, आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में आपको पता होना चाहिए क्या क्या आते हैं, कि वही सब कि एक प्लान करोगे, अगर कोई डिजास्टर आने वाला तो क्या क्या करोगे, देखोगे ना कि कहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं जो सेफ रहेंगे ट्रैवल के टाइम पे, कौन से ऐसे घर हैं जो बच सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किसको करोगे, यही सब। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस जो है ना इंटर रिलेटेड है, सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो जितनी बार मैं बार बार कह रही हूँ, जितनी बार क्वेश्चंस बार बार पढ़ोगे उतना अच्छा याद रहेंगी चीजें। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहे डिस्क्राइब द इवोल्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि ये कैसे चेंज हुई है, इसके फंक्शंस क्या हैं, साथ ही साथ डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अभी हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था ऊपर, ठीक है, तो मैं इतना ज्यादा इसको डीप में नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने अभी पढ़ाया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है हमने, ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड में जाके पढ़े पहले के टाइम से, तो पहले देखो क्या था, एवोल्यूशन मतलब कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज आता है हाई पावर्ड कमिटी 1999 की। इसका देखो क्या था, 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये कमिटी बनाई थी, हाई पावर्ड कमिटी, HPC। ओके, इसका पर्पस था इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करना कि क्या जो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया हुआ है वो सही है। उन्होंने रिव्यू करा, अपने रिकमेंडेशंस दिए, उन्होंने बोला कि देखो कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस वगैरह को डालो इसके अंदर और इंस्टीट्यूशंस में अरेंजमेंट बेटर करो, ठीक है। यहीं से इंडिया ने रिलीफ बेस्ड अप्रोच से प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ मूव करा था। रिलीफ बेस्ड होता था कि डिजास्टर आने के बाद क्या करेंगे, और प्रोएक्टिव होता है कि डिजास्टर से पहले ही हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। ऑलराइट, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद देखो गुजरात अर्थक्वेक आया, नेशनल कमेटी बनी 2001 में। गुजरात अर्थक्वेक आया था 2001 में, सबसे ज्यादा डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक था, बहुत नुकसान हुआ था। इस डिजास्टर ने ना एक्सपोज कर दिया था कि हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी नहीं है, हम लोग कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे थे, हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बहुत स्लो था, ठीक है।
अर्थक्वेक के बाद गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई और उन्होंने रेकमेंड किया कि स्ट्रॉन्ग डिजास्टर इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, डिजास्टर प्लान होने चाहिए बेटर, और कोऑर्डिनेशन बेटर होना चाहिए। ओके, इसके बाद आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, तो मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगी फिर से क्या था ये, इसका कॉम्पोजिशन वगैरह भी हमने पढ़ लिया है, कौन इसको चेयरपर्सन होता है, कितने मेंबर। मैं फिर से बता दूं, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है और इसमें 9 मेंबर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन इंक्लूड कर। ओके, अगर इसके फंक्शंस देखने तो देखो वही हमने जो पढ़े थे, पॉलिसीज बनाना होता है फंक्शन, ठीक है, नेशनल प्लान को अप्रूव करना, कोऑर्डिनेट करना, चीजें मॉनिटर करना कि कैसा चल रहा है, हमारी कैपेसिटी कितनी है, ट्रेनिंग, ये सब ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूं, तो मैं फिर से इसको नहीं पढ़ाऊंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो फिर आया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेंगे। ओके, ये इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। इसको जो अलाइन करा गया है वो सेंडाई फ्रेमवर्क से करा गया, जो हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। इसके मेन जो फोकस एरिया है वो प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, यानी कि फ्यूचर की चीजों को सोचकर है कि अगर आ जाता है तो हम पहले से रेडी रहें। ओके, बहुत बड़ा रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। वो लोग नेशनल रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देते हैं एनडीएमए को, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ये सब देखते हैं, ठीक है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में आपको पढ़ा चुकी हूँ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने एसडीएमए पढ़ लिया है, डीडीएमए पढ़ लिया है हमने, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये हमने नहीं पढ़ा। ओके, देखो ये इंडिया का प्रीमियर डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह को ट्रेन करा जाता है, रिसर्च करी जाती है कि अगर कुछ होता है, कोई डिजास्टर आता है तो हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर रहें। यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है बेसिकली। ओके, तो इसको आप याद रखोगे। अब आपको याद रहेगा कि क्या कैसे होता है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। नेशनल लेवल पे सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, फिर आता है एनडीएमए, फिर आता है एनईसी, फिर आता है एनडीआरएफ, और फिर आता है एनआईडीएम। ओके, स्टेट लेवल पे सबसे पहले आता है चीफ मिनिस्टर, फिर एसडीएमए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और फिर डीडीएमए। ओके, इजी थे। प्लीज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके आंसर लिखना, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के, मतलब अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको मैक्सिमम देखो 18 मार्क्स ही मिल सकते हैं। बट अगर उसमें तुम्हें है कि तुम्हारे वो 18 मार्क्स भी पूरे हो, तो प्लीज आप लोग एग्जाम्पल्स देके समझाओगे चीजें। ओके, इस चीज का ध्यान रखोगे। अब स्कूल से निकल के बैचलर्स कर रहे हो तो प्लीज आंसर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को पढ़ के लगे हाँ कि कुछ पढ़ा है। ओके, अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, इंडिजीनियस नॉलेज हेल्प्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। इंडिजीनियस मतलब पुराने टाइम की, ट्रेडिशनल नॉलेज। इसको इलैबोरेट करना है, साथ ही साथ डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज एंड कोपिंग स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग साइक्लोन, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक ही क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं कि इंडिजीनियस नॉलेज क्या होती है, कैसे हेल्प करती है, फिर कोपिंग स्ट्रेटेजी 3 चीजों की पूछिए, साइक्लोन की, फ्लड्स की और ड्रॉट्स की, तो अलग से भी आ सकता है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि इंडिजीनियस नॉलेज होती क्या है। देखो, इंडिजीनियस नॉलेज होती है ट्रेडिशनल नॉलेज। बेसिकली वो नॉलेज है जो लोकल कम्युनिटीज ने कई जनरेशन के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से डेवलप करी है। अब आप लोगों के दादा परदादा ये सब जो होंगे, इन्होंने गुजरात राइट्स, गुजरात में जितने भी अर्थक्वेक वगैरह आए थे वो सब देखा था। उसके बाद साइक्लोन्स जो हमने अभी पढ़ा, उड़ीसा वाला, इंटरनेशनल अर्थक्वेक्स जो आए थे वो सब देखे। तो इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि कैसे हम इस चीज से वर्क कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो इसी को हम इंडिजीनियस नॉलेज कहते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस के साथ मिलती है। ओके, ये कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो आपको बुक्स या फिर यूनिवर्सिटी सिखा सकती हैं, ये बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसका इंपॉर्टेंस देखें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 4 मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कम्युनिटी स्पेसिफिक नॉलेज। ये लोग जो है हर एरिया की प्रॉब्लम को अलग से देखते हैं, क्योंकि लोकल लोग हैं, अपने एरिया को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। मैंने वही बात करी थी अभी, जैसे वो फायर इंसिडेंट हुआ, वहां के लोकल लोगों ने ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या क्या एरियाज है जहां से इवैक्यूएट हो सकते हैं, क्या क्या नीचे फायर एग्जिट है या नहीं है। तो कम्युनिटी, सबसे पहले कम्युनिटी हेल्प करती है। ओके, फिर आता है टाइम टेस्टेड एंड प्रैक्टिकल। ये नॉलेज सेंचुरी से यूज हो रही आ रही है, तो इनको पता है कि क्या चीज है जो सक्सेसफुल रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस मेनली जो है ऐसी ही होती है जो लोकल चीजों पे बेस्ड होती है। ओके, कल्चरल एक्सेप्टेंस, लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं,
तो वो लोगों को हेल्प करने देते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग जो हमने साइक्लोन, ड्रॉट और फ्लड देखा, अगर हम साइक्लोन की बात करें इंडिजीनियस में, तो नेचुरल साइंस को पढ़ो। सबसे पहले वो ये कहते हैं, नेचुरल साइंस क्या होते हैं, जो फिशरमैन वगैरह होते हैं वो सी कंडीशंस बेटर जानते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, विंड डायरेक्शन यानी कि बर्ड मूवमेंट, इस सब से भी उनको पता लग जाता है कि साइक्लोन आ सकता है या नहीं। तो नेचुरल साइंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें तुम एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि जैसे कि बहुत ऐसे इंडिजीनियस लोग मानते हैं, एक तरह तुम कह सकते हो कि कोई भ्रम जैसे होता है ना कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वो वाला नेचुरल साइंस। इसमें क्या आता है कि अगर अचानक से बर्ड्स का अनयूजुअल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए सी के ऊपर, तो हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा हो। ओके, साइक्लोन रेजिस्टिंग हाउसिंग, घर वगैरह वहां पे ऐसे ही बने होते हैं जो साइक्लोन को टैकल कर पाए। ठीक है, कम्युनिटी इवैक्यूएशन प्रोसेस, कम्युनिटी आपस में इस बारे में बात करती रहती है, एक दूसरे को वार्निंग देती रहती है। ओके, अब हम फ्लड्स की बात करें तो फ्लड्स में आ रहा है फ्लड रेजिस्टेंट हाउस। पहले वही है कि घर वगैरह ऐसे बनाओ। एलिवेटेड ग्राइनरीज, यानी कि जहां पे भी तुम्हारा अनाज पड़ा हुआ है उसको इतना ऊपर लेवल तक बनाओ कि अगर फ्लड आए तो तुम्हारे पास खाना तो एटलीस्ट बचा हुआ हो। ओके, फिर आता है नॉलेज ऑफ वाटर फ्लो पैटर्न्स, वही जो हमने भी साइक्लोन में बात करी कि रिवर का बिहेवियर कैसा है, वहां पे हमने सी के बिहेवियर की बात करती है, यहाँ पे हम रिवर के बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ओके, अब ड्यूरिंग ड्रॉट्स में देखो बेसिकली बोल जाते हैं, एक तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इनको फॉलो करना चाहिए क्योंकि पानी कम है, तो जो पुराने टाइम के जैसे होती थी चीजें फॉलो वो करो। क्रॉप रोटेशन यानी कि हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करो, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो करो, ताकि अगर सूखा पड़ भी जाए तो एटलीस्ट आप लोग के पास वही है कि फूड होना चाहिए, सेल आउट करने के लिए, फाइनेंसिस के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट करो ताकि तुम्हारा वाटर रिक्वायरमेंट कम हो और बेटर ड्रॉट रेजिस्टेंस हो। ओके, काफी सारे और भी चीजें हैं जो लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम में डालते हैं, हमने पढ़ा जैसे एनिमल बिहेवियर, हमने बर्ड्स वाला पढ़ा। प्लांट एंड एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, यानी कि लोकल पीपल जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे वाटर लेवल चेंज हो रहा है। फ्लावरिंग पैटर्न, यानी कि एक पौधा कैसे उग रहा है, इस सबसे भी उन लोगों को पता लग जाता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है या नहीं। ठीक है, काफी लोगों ने ये सजेशन दिया है कि इस इंडिजीनियस नॉलेज को मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, मिला के करना चाहिए, ताकि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ पाए और लोकल लेवल पे अच्छे से रिस्क असेसमेंट हो पाए। ओके, इसके काफी सारे लिमिटेशंस भी हैं। अगर हम देखें तो कहीं सुनी बातों पे विश्वास, तो यहाँ पे कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, तो इसलिए इसको इग्नोर करा जाता है। लॉस ऑफ नॉलेज, तुम अगर किसी से पूछोगे कि अरे बर्ड्स अगर अनयूजुअली उड़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, तो वो कुछ आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लॉस ऑफ लोकल नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज नहीं है इतनी। और डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कहीं पे भी ना ये चीजें लिखी हुई नहीं है, किसी भी पुरानी बुक्स में या ऐसे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये सिर्फ ओरल फॉर्म, जैसे मुंह बोली बात पे विश्वास करना, वो वाली चीज है ये। ओके, तो ये थे आप लोगों के 10 क्वेश्चंस। इस 10 क्वेश्चंस को कर लो अच्छे से। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।